हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के मैथ्स के जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं उनकी एक पीडीएफ मैंने बनाई थी, तो उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। आप इसको एक वन शॉट की तरह समझ सकते हो। यहाँ पे हम चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन का वन शॉट डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। और अगर आपको ये फॉर्मूला शीट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आप अपने फॉर्मूला शीट की पीडीएफ ले सकते हो। एंड किसी और चैप्टर का अगर आपको वन शॉट देखना है, वन शॉट में हम फॉर्मूलाज और उनको अप्लाई करना सीखेंगे, तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में से उस स्पेसिफिक चैप्टर का वन शॉट भी देख सकते हो। तो शुरू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन से। तो इस चैप्टर में क्या है, रिलेशन के बारे में है और फंक्शन के बारे में है। बेसिकली क्लास 11th में जहाँ चीज़ें ख़त्म होती हैं वहीं से पिक करके हम क्लास 12th को शुरू करते हैं। क्लास 11th में हमने पढ़ा था रिलेशन होता क्या है, राइट। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन क्या है, किसी भी सेट ए से सेट बी पर एलिमेंट्स को कनेक्ट करना। सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट से जब आप कनेक्ट करते हो किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन के थ्रू, देन दैट इज कॉल्ड एज रिलेशन। जैसे मान लीजिए आपके पास सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और सेट बी में एलिमेंट्स है 5 6 7 8। आपने एक कंडीशन ली, रिलेशन बनाया x, y सच दैट y इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x, ठीक है। जहाँ पे आपका x बिलोंग करता है आपके फर्स्ट सेट a से और आपका y बिलोंग करता है आपके सेकंड सेट b से, ठीक है। अब रिलेशन आपने बना लिया। रिलेशन मैंने बोला कि एलिमेंट्स को कनेक्ट करता है अलग अलग कंडीशन से, ठीक है। अब यहाँ वाला मेरा रिलेशन की कंडीशन क्या है, ये दो एलिमेंट को तब कनेक्ट कर रहा है जब मैं इनपुट जो लूँ उसका ट्वाइस करूँ तो मुझे मेरा आउटपुट मिल जाए। देखिए जो x है वो मेरा इनपुट है, ठीक है, और जो y है वो मेरा आउटपुट है। और आप ये कह सकते हैं y मेरा b सेट का एलिमेंट है, x मेरा a सेट का एलिमेंट है, और इन दोनों के बीच में एक कंडीशन जिसके थ्रू मैं इन्हें कनेक्ट कर रही हूँ वो है y शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x, ठीक है। अब देखिए मेरे x के एलिमेंट x क्या है, x मेरा क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो मैं डिफरेंट वैल्यूज पुट करूँ, अगर मैं x को 1 लेती हूँ तो 1 का डबल होता है 2, बट वो हमें सेट बी में नहीं मिल रहा है, ठीक है। 2 लेती हूँ तो 2 का डबल होता है 4, वो भी आपको सेट बी में नहीं मिल रहा है। अगर मैं 3 लेती हूँ तो 3 का डबल होता है 6, वो आपको सेट बी में मिल रहा है, तो आपका 3 6 से कनेक्टेड हो जाएगा। ऐसे ही 4 का डबल इज 8, सो 4 8 से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस रिलेशन को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूँ, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो इसमें दो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स आएंगे, एक 3 6 और दूसरा 4 8, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन तैयार हो गया। रिलेशन सिंपली इसको कहते हैं, ठीक है। अब आप नोटिस करो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और इनमें एलिमेंट फर्स्ट वाला एलिमेंट हमेशा आपका फर्स्ट सेट का और सेकंड एलिमेंट हमेशा सेकंड सेट का होता है। तो आप कह सकते हो कि जो आपका रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, राइट। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था। ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी का क्या मतलब है, यहाँ पे आप ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स लिखते हो जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए का और सेकंड बी का होता है। जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है सब के सब बिना किसी कंडीशन के। जैसे रिलेशन में एक कंडीशन थी बट कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई कंडीशन नहीं होती। तो आपका 1 के साथ 5 1 6 1 7 1 8 ये सब आएगा। ऐसे 2 के साथ भी 2 5 2 6 2 7 2 8, ठीक है। ऐसे ही 3 के साथ और ऐसे ही 4 के साथ। तो ये मेरा पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। क्योंकि मेरा रिलेशन मेरे ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो मेरे कितने रिलेशन ए से बी पे बन पाएंगे, ये मेरा उससे पता चलेगा कि मेरे ए क्रॉस बी में के कितने सबसेट्स बन पाएंगे। तो देखिए इसका ही फॉर्मूला है। अगर मेरे पास ए में सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स p हैं और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स q हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे बच्चों, ए क्रॉस बी में होंगे p टाइम्स q एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब अगर किसी सेट में p इंटू क्यू एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स कितने बना पाएंगे हम। सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। तो इसमें सबसेट्स कितने बना पाएंगे, 2 टू द पावर p q। और जितने सबसेट्स बना पाएंगे उतने ही रिलेशन बन पाएंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस का हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया 2 की पावर p q।
ठीक है? यही हमारा सबसे पहला फ़ॉर्मूला था जिसको कि हमने अभी डिस्कस किया। अगर हमारे सेट ए में p एलिमेंट्स है, सेट बी में q एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे 2 की पावर pq। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई सेट ए है, जिसमें मैंने ले लिया 1, 2, 3 और कोई सेट बी है जिसके अंदर मैंने ले लिया a, b, तो इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस अगर मैं बनाना चाहूँ a से b पर, तो कितने बनेंगे बेटा? p मेरा यहाँ पे हो गया 3 एलिमेंट्स, क्योंकि 3 एलिमेंट है इसके अंदर, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो आपके A क्रॉस B में 3 टाइम्स 2 यानी 6 एलिमेंट होंगे और उसके सबसेट बन पाएँगे 2 की पावर 6, तो इसका मतलब मैं 2 की पावर 6 रिलेशंस बना पाऊँगी, व्हिच इज़ इक्वल्स टू 64 डिफरेंट रिलेशंस। ठीक है? अब इसमें एक रिलेशन यूनिवर्सल होगा, यानी जो पूरा का पूरा A क्रॉस B होगा, और एक एम्प्टी रिलेशन होगा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है? तो मतलब अगर मैं इसमें रिलेशंस, ये मेरे 64 रिलेशंस है ना, तो इन 64 रिलेशंस में से 2 रिलेशन तो कौन होते ही होते हैं, वो हर हर सेट से हर सेट पे आप डिफाइन कर सकते हो। वन इज़ एम्प्टी रिलेशन, जिसको आप नल रिलेशन भी बोलते हैं, और दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन, यानी पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है? तो आपसे अगर कोई पूछता है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन, नॉन एम्प्टी मतलब जो खाली ना हो, तो इन सारे 64 रिलेशन में से एक ही खाली है, तो नॉन एम्प्टी अगर आपसे पूछे तो क्या होंगे? एक कम कर दीजिए, 63 रिलेशंस हो जाएँगे। समझ गए कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए कंटेनिंग n एलिमेंट्स। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला कि मेरा रिलेशन डिफाइंड है किसी सेट ए पे। अब इस सेट ए का क्या मतलब है? क्योंकि भाई रिलेशन जब हम बनाते हैं तो हम एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं। पर मैं कह रही हूँ नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट ए, किसी एक ही पर्टिकुलर सेट पे जब मैं नंबर ऑफ रिलेशंस की बात कर रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं एलिमेंट्स पिक भी उसी सेट से कर रही हूँ और मैं उन्हें रिलेट भी उसी सेट से कर रही हूँ, यानी ए से ए तक की ही बात हो रही है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अगर यहाँ पे मेरे n एलिमेंट्स हैं, इसमें भी मेरे n एलिमेंट्स होंगे क्योंकि ए से ए सेट की बात हो रही है। तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट में कितने हो जाएंगे? n स्क्वायर एलिमेंट्स। और अगर इसके क्रॉस प्रोडक्ट में n स्क्वायर एलिमेंट्स हो गए तो इसके सबसेट्स कितने बन पाएंगे? 2 की पावर n स्क्वायर। इसका मतलब हम कितने रिलेशन बना पाएंगे किसी सेट ए पे जिसमें n एलिमेंट्स हैं? 2 की पावर n स्क्वायर रिलेशंस हम बना पाएंगे। क्लियर? आगे बात करते हैं नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव का। हम नंबर का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता है, तो पर ये नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक समझने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं दैट व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड व्हाट इज सिमेट्रिक एंड व्हाट इज ट्रांजिटिव। ठीक है? देखिए मैंने आपको अभी दो तरह के रिलेशन बता दिए हैं, एक यूनिवर्सल रिलेशन जिसमें पूरा का पूरा क्रॉस प्रोडक्ट आता है, और दूसरा एम्प्टी रिलेशन जिसको कि आप फाई कहते हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं होता है। अब हम समझने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके साथ साथ लगे हाथ में आपको आइडेंटिटी रिलेशन और बता देती हूँ, क्योंकि ये दोनों एक जैसे से होते हैं पर एक नहीं होते हैं। ठीक है? और क्यों एक नहीं होते हैं वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है, पहले आइडेंटिटी समझ लेते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन कहता है जहां हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप से जुड़ा हुआ हो और किसी से भी उसे कोई लेना देना नहीं हो। यानी कि अगर हर एलिमेंट सिर्फ अपने आप से कनेक्टेड है, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक रिलेशन डिफाइन करती हूँ ऑन सेट ए, ठीक है? और सेट ए है मेरा 1, 2, 3, ठीक है? और मेरा रिलेशन है, सिंपल सा रिलेशन है कि एक्स और वाई मेरे तब कनेक्टेड हैं जब x माइनस वाई मेरा 0 आता हो। ठीक है? वेयर x एंड y बिलोंग्स टू सेट ए। अब देखो आप कौन-कौन से एलिमेंट्स को माइनस करके 0 आएगा। 1 में से 1 को माइनस करने पे 2 में से 2 और 3 में से 3। तो इसके अंदर सारे एलिमेंट्स सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप से ही कनेक्टेड हैं और किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। 1 सिर्फ़ 1 से, 2 केवल 2 से, 3 केवल 3 से। अगर कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है और हर एलिमेंट अपने आप से ही जुड़ा हुआ है, देन दैट काइंड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है? अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि हर एलिमेंट अपने आप से तो होना ही होना चाहिए,
ठीक है? लेकिन उसके अलावा भी किसी से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन हर एलिमेंट अपने आप से जुड़ा हुआ ज़रूर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रिलेशन इसी सेट पे डिफाइन करूँ एंड द रिलेशन इज़ x, y सच दैट आपका रिलेशन क्या है x, y जिसमें कि आपका जो y है वो डिविजिबल होना चाहिए x से, ठीक है? y इज़ डिविजिबल बाय x। अब एक बात बताओ, मेरा सेट वही है 1, 2, 3 से 1, 2, 3। y इज़ डिविजिबल बाय x, y मतलब दूसरे सेट का एलिमेंट शुड बी डिविजिबल बाय पहले सेट का एलिमेंट। तो देखिए 1 1 से डिविजिबल है, तो 1 और 1 कनेक्टेड हो गए, ठीक है? 2 2 से भी डिविजिबल है और 3 3 से डिविजिबल है। तो ये हर एलिमेंट अपने आप से तो जुड़ गया। लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन के तरह से ये नहीं कहता कि भाई हर एलिमेंट सिर्फ अपने आप से जुड़ा होना चाहिए। ये कहता है हर एलिमेंट अपने आप से तो जुड़ा होना ही चाहिए, बाकी किसी से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। और हाँ, ये है भी क्योंकि 2 मेरा 1 से भी डिविजिबल है। 3 भी मेरा 1 से भी डिविजिबल है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये जो मैंने रिलेशन का एग्ज़ाम्पल लिया दिस इज़ अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन और यहाँ पे जो हमने एग्ज़ाम्पल लिया दिस इज़ अ टाइप ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। ध्यान देने वाली बात ये है कि आइडेंटिटी रिलेशन कहता है हर एलिमेंट सिर्फ अपने आप से जुड़ा हो और किसी से भी नहीं जुड़ा हो। जबकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है हर एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड होना चाहिए, बाकी किसी से हो या ना हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? ये है हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब समझते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। देखिए सिमेट्रिक मतलब क्या होता है जब आपके किसी रिलेशन में आप कोई भी पेयर ए कॉमा बी का उठाओ, ठीक है? वो अगर आपको रिलेशन में मिल जाए, ए कॉमा बी उठाया मैंने, अगर मेरे को इसका उल्टा भी मेरे को रिलेशन में मिल जाए तो वो सिमेट्रिक बन जाएगा। ए कॉमा बी रिलेशन में आने का मतलब है कि मेरा ए एलिमेंट बी एलिमेंट से कनेक्टेड है, गिवन कंडीशन के थ्रू, ठीक है? अब ऐसे केस में अगर मेरा बी भी मुझे ए से कनेक्टेड मिल गया, then I will say that R is a symmetric relation, ठीक है? समझ आ रही है बात? इसमें हमें गिवन होना चाहिए कि A, B कनेक्टेड है और फिर हमें उसकी मदद से शो करना पड़ेगा कि B, A भी अगर मिल रहा है that means the relation is symmetric relation, ठीक है कि नहीं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक रिलेशन डिफाइन करती हूँ लाइक y इक्वल टू 2x का ही जो हमने पहले रिलेशन डिस्कस किया था, उसको देखें अगर हम, तो देखिए हर एलिमेंट अपने आप का ट्वाइस तो होता नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। 1 डालने पे क्या आपको 1 आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है ना? अब चेक तो रिफ्लेक्सिव तो मेरा ये नहीं है, ठीक है? सोच के चेक करना होता है, आपको समझ में आ गया होगा कैसे सोचना है, ठीक है? अब चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक। अब देखिए y अगर मेरा 2x है, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा 1, 2 कनेक्टेड होगा क्योंकि 1 का डबल 2 होता है। 2, 4 कनेक्टेड होगा। ऐसे 3, 6 कनेक्टेड होगा। पर क्या इनके ऑपोजिट्स कनेक्टेड हैं? क्या 2 मेरा 1 से कनेक्टेड है? किसी हाल में नहीं है। क्यों? 2 मेरा 1 से कनेक्टेड क्यों नहीं है? देखिए 2 1 से कनेक्टेड होने का मतलब है कि जो 1 है वो ट्वाइस होगा मेरे 2 के क्योंकि y जो है वो ट्वाइस होता है x के। तो 1 तो 4 के इक्वल है ही नहीं। तो यानी कि A और B कनेक्टेड हैं बट B और A कनेक्टेड नहीं आए, इसका मतलब आपका रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्लियर? आ रही है बात समझ आपको? आपको रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक क्लियर हो गया। तो सिमेट्रिक में के लिए अगर A, B कोई भी रैंडम पेयर आपको रिलेशन में मिल जाता है देन उसका ऑपोजिट यानी B, A भी उसी में मिलना चाहिए, ठीक है? तो ही हम उसको एक सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं, ठीक है? सिंपल सी बात है, एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ बहुत बढ़िया सा जो कि मैं अक्सर देती हूँ। आप किसी को अपना दोस्त मानते हैं, पर ज़रूरी नहीं है ना कि दूसरा वाला भी आपको अपना दोस्त माने। पर अगर मान लेगा तो जो आपकी दोस्ती है वो सिमेट्रिक काइंड ऑफ दोस्ती हो जाएगी कि दोस्ती दोनों तरफ से बराबर है।
कई बार क्या होता है, आप किसी दूसरे को बहुत अच्छा दोस्त मान लेते हो, पर वो आपको अपना अच्छा दोस्त नहीं मानता है। तो दैट केस आपका रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होता है, ठीक है? ये बहुत आसान सी बात थी सिमेट्रिक रिलेशन की। अब समझ लेते हैं ट्रांज़िटिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, ट्रांज़िटिव रिलेशन को भी समझने का बहुत आसान तरीका है कि देखिए, अगर ये मेरे कोई ए है और ये कोई बी, और ए और बी बहुत अच्छे मित्र हैं, ठीक है? और बी जो है वो सी का मित्र है, ठीक है? अब ए और बी आपस में मित्र हैं, बी सी का मित्र है, तो क्या ए सी का दोस्त होगा या नहीं होगा? आप कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? मान लीजिए आपका एक स्कूल फ्रेंड है, ठीक है? आप ए हैं और बी आपका कोई स्कूल फ्रेंड है, ठीक है? और ये जो बी स्कूल फ्रेंड है, इसके नेबर में, पड़ोस में एक सी रहता है, जो कि उसका दोस्त है। तो अब ज़रूरी थोड़ी है ए और सी भी दोस्त हो, कि ए अगर अलग जगह रहता हो, ए उसका नेबर ही नहीं है, तो इसका मतलब वो दोस्त नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाती है, देन वी से दैट आवर रिलेशन इज़ अ ट्रांज़िटिव रिलेशन। तो इस ट्रांज़िटिव रिलेशन को अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में देखें, तो इसका सिंपल मतलब है कि अगर आपको आपके रिलेशन में ए बी से कनेक्टेड और बी सी से कनेक्टेड मिलता है, तो आपको ए कॉमा सी भी मिलना चाहिए। ए कॉमा बी अगर बी रिलेशन में आ रहा है, बी कॉमा सी भी रिलेशन में आ रहा है, देन ए कॉमा सी भी रिलेशन में ज़रूर आना चाहिए, तो ही आप उसे ट्रांज़िटिव रिलेशन बोलेंगे, अदरवाइज़ नहीं बोलेंगे, ठीक है? अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं। देखिए, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी दोनों होने चाहिए। अगर आपका ए बी से कनेक्टेड आ रहा है, पर बी किसी तीसरे सी से कनेक्टेड ही नहीं है, तो ऑटोमैटिकली वो आपका ट्रांज़िटिव रिलेशन बन जाता है, ठीक है? इसको मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूँगी। आपको थोड़ी-थोड़ी थ्योरी अभी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांज़िटिव की होप क्लियर हो गई होगी, राइट? देखिए, अब हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं। मैंने एक सेट लिया ए, ठीक है? और उस सेट में एलिमेंट्स लिए 1, 2, 3, 4, ठीक? अब उसपे मैं कुछ रिलेशंस डिफाइन कर रही हूँ। मैंने एक रिलेशन डिफाइन करा 1, 1, 2, 2, 3, 3, ठीक है? तो ये चेक कर लेते हैं कि ये मेरा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांज़िटिव है या नहीं? देखिए, सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन को ध्यान से याद करो। मैंने बोला रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होता है जहाँ पे आपका ए कॉमा पेयर, ए का पेयर आपको आर में मिले फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट। फॉर ऑल में समझते हो, हर एक ए अपने आप से कनेक्टेड होना चाहिए। तो देखिए, हमारे सेट जिसपे की रिलेशन डिफाइंड है, उस पे 4 एलिमेंट है। तो हर एक अगर अपने आप से कनेक्टेड है, मतलब 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से और 4 4 से, तो आप अपने रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं, ठीक है? तो चेक कर लेते हैं। भाई जो मेरा रिलेशन है, उसमें 1 1 आ रहा है, बहुत बढ़िया, 2 2 आ रहा है, बहुत बढ़िया, 3 3 आ रहा है और भी बढ़िया, पर 4 4 नहीं आ रहा है। एक भी नहीं आता, तो मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं रहता। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, बिकॉज़ 4, 4 डज़ नॉट बिलॉन्ग्स टू आर, क्योंकि 4 4 से कनेक्टेड नहीं है। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है। अब इसी सेम रिलेशन को चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। देखिए, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? सिमेट्रिक में हर एक का ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। सिमेट्रिक में होता है बस सारे पेयर देखो, हर एक पेयर को ऑब्जर्व करो। हर एक ए कॉमा बी के लिए आपको एक बी कॉमा ए भी मिलना चाहिए, ठीक है? तो कर लेते हैं। पहला पेयर उठाया 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 1 का उल्टा 1 1 ही होता है। भाई मिल रहा है? तो ये अभी के लिए तो ये इस वाले एग्जाम्पल से सिमेट्रिक आ रहा है, पर आपको हर एक के लिए चेक करना है ऐसे। हर एलिमेंट का उल्टा होना चाहिए। तो 2, 2 का ऑपोजिट 2, 2 बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है। 3, 3 का ऑपोजिट 3, 3 बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये मेरा सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, ठीक है? अब सिमेट्रिक हो गया क्यों? क्योंकि हर एक पेयर का ऑपोजिट पेयर भी आपका रिलेशन में आ रहा है। देन कम्स ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव क्या कहता है, सुनना बड़े ध्यान से। ट्रांजिटिव कहता है कि अगर ए बी से रिलेटेड है, तो देखो बी किससे रिलेटेड है, और बी अगर फिर किसी सी से रिलेटेड है, तो देखो भाई ए और सी रिलेटेड है या नहीं। ठीक है ना? तो देखो 1 1 से रिलेटेड है, पर क्या ये 1 अब किसी और से रिलेटेड है? नहीं है। तो
तो मैंने क्या कहा था कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी किसी और सी से रिलेटेड ही नहीं है, तो ऑटोमैटिकली आपका रिलेशन ट्रांज़िटिव हो जाता है। तो ठीक है, ये वाला एग्ज़ाम्पल आपका ट्रांज़िटिविटी कंडीशन को वायलेट नहीं कर रहा। अब अगले पेयर को चेक करो, 2 2 से रिलेटेड है। अब 2 मेरा किसी और से रिलेटेड है? नहीं है, तो ऑटोमैटिकली ट्रांज़िटिव हो गया। 3 3 से रिलेटेड है और अब मेरा 3 क्या किसी और से रिलेटेड है? नहीं है, तो ये ऑटोमैटिकली मेरा ट्रांज़िटिव रिलेशन हो गया। आई बात समझ? तो चलिए एक और एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। R2 रिलेशन लेते हैं सेम सेट पे और ले लिया मैंने आपका 2 3 1 3 3 1 3 2 3 3 2 2 एंड 1 1। ठीक है, चेक करते हैं कि ये हमारा रिलेशन जो है एक सेकेंड इसमें एक और एलिमेंट डाल देती हूँ 4 4। ठीक है, कि ये मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो हमें तीनों चेक करने हैं, रिफ्लेक्सिव भी और सिमेट्रिक भी और साथ ही साथ हमें ट्रांजिटिव भी चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने बोला था क्या कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखिए इसमें 4 ही एलिमेंट थे सेट पे मेरे, जिस सेट पे मेरा रिलेशन डिफाइंड है। तो 1 2 3 4 सब अपने आप से होने चाहिए। तो देखो है कि नहीं? 1 1 से है, बिल्कुल है। 2 2 से है, बिल्कुल है। 3 3 से भी है, 4 4 से भी है। तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया क्योंकि ए कॉमा ए मेरा आर में आ रहा है और ऐसा हर एक ए के लिए ट्रू हो रहा है जो कि मैं सेट से उठा रही हूँ। समझ रहे हैं आप बात? नाउ कम सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक के लिए आपको हर एक पेयर उठाना है और उसका ऑपोजिट चेक करना है या नहीं। आपने 2 3 उठाया, 2 3 का ऑपोजिट होता है 3 2। तो 3 2 है कि नहीं बेटा? 2 3 है, 2 3 का ऑपोजिट 3 2 भी है। बहुत बढ़िया, मेरा सिमेट्रिक बन रहा है। लेकिन अभी नहीं कह दोगे कि सिमेट्रिक है। मैंने बोला हर एलिमेंट का ऑपोजिट पेयर ढूंढना। अब आपका 1 3 है, 1 3 का उल्टा 3 1 भी है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो भाई सबके उल्टे हैं क्योंकि 3 3 का ऑपोजिट 3 3 होता है, 2 2 का 2 2, 1 1 का 1 1, 4 4 का 4 4। अब सबके हमें ऑपोजिट पेयर मिल रहे हैं, यानी हर a कॉमा b के लिए मुझे b कॉमा a मेरे रिलेशन में मिल ही रहा है। दैट मीन्स दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, बिकॉज फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग्स टू r वी हैव b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू r। ठीक है, इसीलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब बात कर लेते हैं बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन की। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या कहा था, पहले देखो हर एक एलिमेंट किससे कनेक्टेड है, फिर वो जिससे कनेक्टेड है वो और फर्दर किससे कनेक्टेड है। जैसे कि 2 3 से कनेक्टेड है, अब 3 फर्दर किससे कनेक्टेड है? तो 3 फर्दर देखो एक तो 1 से कनेक्टेड है। अब सुनना, 2 3 से कनेक्टेड, 3 1 से कनेक्टेड, तो आपस में किस किस को कनेक्टेड होना जरूरी था? 2 का कनेक्शन 1 से होना जरूरी था। क्या आपको 2 कॉमा 1 का पेयर आपके रिलेशन में दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। मैंने बोला 2 3 का दोस्त है, मतलब कनेक्टेड है। 3 1 से कनेक्टेड है। तो अगर मेरा 2 1 से कनेक्टेड होता तो ही मैं इसे ट्रांजिटिव रिलेशन बोलती, बट 2 1 से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। क्लियर और नॉट? समझ में आ रही होंगी आपको चीजें। तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाता है तो ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। कौन सा रिलेशन कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, कौन सा रिलेशन जो हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है, अब हम एक ये आपको इक्विवेलेंस रिलेशन समझ में आ गया होगा। लगे हाथ एक चीज इक्विवेलेंस क्लास समझा लेते हैं। तो उसके लिए पहले हम एक क्वेश्चन का जनरल प्रूफ दे लेते हैं कि अगर आपके पास कोई भी जनरल क्वेश्चन आ गया कि प्रूव दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आपको जनरल स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं। और मेरी एक बात ध्यान रखना, पेपर में अगर आपके पास 2 क्वेश्चन आते हैं रिलेशन फंक्शन के, चॉइस में आते हैं 5 नंबर वाले में, एक में आपको कह रहा है शो करो, कुछ भी कहे, रिलेशन का टॉपिक हो या फंक्शन का, कुछ शो करने को कह रहा है और एक में कह रहा है चेक करो। तो भाई शो वाले के साथ जाना, क्योंकि चेक में आप पंगा कर सकते हो, आप गलत चेक कर सकते हो। पर शो कह रहा है कि दिखाओ कि ये मेरा इक्विवेलेंस है या दिखाओ मेरा ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो बिल्कुल आप आंख बंद करके वो शो वाला क्वेश्चन कर देना। क्योंकि जब आपको ऑलरेडी पता है कि वो चीज़ ट्रू है, आपको शो करने में क्या बुराई है। मैं आपको सिंपल स्टेप्स बता रही हूँ, आपको बस वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो देखिए शो अगर आपको करना है, मैं एक रिलेशन का एग्जांपल लेती हूँ।
रिलेशन है x, y जो कि डिफाइंड है आपका, लेट्स से इंटीजर्स पे डिफाइंड है। सो r इज डिफाइंड ऑन इंटीजर्स। r इज डिफाइंड ऑन इंटीजर्स का मतलब है कि वो आपके इनपुट भी इंटीजर से ले रहा है और आउटपुट भी आपके इंटीजर में दे रहा है, ठीक है। इंटीजर के एलिमेंट्स को इंटीजर के एलिमेंट से ही एक तरह से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और रिलेशन कैसे डिफाइन है, r इज इक्वल टू x, y सच दैट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। या फिर मॉड ऑफ x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 2, ये मेरा रिलेशन है। अब आपको इसे शो करना है दैट इट इज इक्विवेलेंस। शो करना है तो भाई आपको पता है कि इक्विवेलेंस है, आपको बस स्टेप्स लिखने हैं। तो मैं आपको बस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव शो कैसे करना है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स आपको लिखने हैं, जिन्हें लिख के आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे अगर आपका 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बहुत आसान स्टेप्स हैं। देखो डेफिनेशन का यूज करने वाली हूँ मैं, एकदम ध्यान से समझना। रिफ्लेक्सिव है या नहीं, हमें डेफिनेशन कहती थी हर एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब मैं कोई एलिमेंट ए उठाती हूँ तो मेरा ए से कनेक्टेड होना चाहिए। पर कनेक्टेड कैसे होना चाहिए, यूजिंग द डेफिनेशन। अब डेफिनेशन कहती है कि दोनों का डिफरेंस 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने कोई एलिमेंट ए लिया और उसका अपने आप से ही डिफरेंस लिया, a माइनस ए इज 0 विच इज डिविजिबल बाय 2, राइट। और मैंने कहा था रिफ्लेक्सिव मतलब हर एक, और ऐसा आपका ट्रू हो रहा है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू योर इंटीजर। अब आप कोई भी इंटीजर उठा लो, उसमें से आप उसी इंटीजर को माइनस करो तो 0 ही आंसर आएगा। तो ये आपका हर एक इंटीजर के लिए ट्रू है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके ए ने अपने साथ आपके रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। मतलब आपका ए रिलेटेड हो गया ए से। देखो मैंने लिखा ए आर ए, इसका मतलब है ए इज रिलेटेड विद ए, ठीक है। और ऐसा किसके लिए हुआ बेटा, ऐसा हर एक ए के लिए हुआ जो कि आपने इंटीजर से उठाया था, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि आपके रिलेशन के अंदर ए कॉमा ए का पेयर आपको हमेशा मिलता ही होगा, और ऐसा हर एक ए के लिए मिलता होगा जो भी आप इंटीजर उठा लो। और अगर आपको ए कॉमा ए का पेयर मिल रहा है हर एक ए के लिए जो कि इंटीजर से आपने पिक करे हैं, तो ऑब्वियसली आपका आर जो है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया, ठीक है। जनरल प्रूफ बहुत क्लियर है। बस यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है वो ध्यान रखना, फर्स्ट लाइन आपकी डेफिनेशन से मिलती जुलती होनी चाहिए। आपको डेफिनेशन का यूज करना है फर्स्ट लाइन में, ठीक है। डेफिनेशन कहती थी कि उन दोनों का डिफरेंस 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो आपको दोनों नंबर लिए, दोनों नंबर को माइनस करके देखा सेम नंबर को, डिफरेंस जो आ रहा है वो 2 से डिविजिबल है, तो आपका काम हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते सिमेट्रिक। मैं जनरल प्रूफ बता रही हूँ बेटा, हर क्वेश्चन इक्विवेलेंस का, हर क्वेश्चन में आप इस जनरल प्रूफ को अप्लाई कर सकते हो। सिमेट्रिक आपका जनरल प्रूफ हमेशा लेट से स्टार्ट करते हैं। तो लेट करना है कि आपको कोई ए कॉमा बी का पेयर आपको रिलेशन के अंदर मिलता है। मतलब आपने रिलेशन जो अपना बना रखा है उसमें आपने कोई ए कॉमा बी पेयर उठाया, मैंने अभी आपको दिखाया ना हम कैसे चेक करते हैं। हम कोई भी पेयर उठाते हैं और फिर चेक करते हैं उसका उल्टा मिल रहा है या नहीं। तो बिल्कुल सेम चीज आपको जनरलाइज वे में करनी है। तो आपने कोई ए कॉमा बी का पेयर उठाया आपके रिलेशन में से, ठीक है। अब ए कॉमा बी का पेयर आपका रिलेशन में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका सीधा मतलब है बेटा, अब ए और बी बता देना बेटा कहाँ से लिए, सेट से लिए जिस सेट पर रिलेशन डिफाइंड है। ए कॉमा बी का पेयर अगर रिलेशन में आ रहा है, इसका सीधा मतलब है कि रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ए जो है वो बी से रिलेटेड है। अब ए जो है वो बी से रिलेटेड है, इस बात को लिखते कैसे, ए आर बी, ए इज रिलेटेड टू बी। बताते चलो कि ए और बी कहाँ से लिए गए हैं, जेड से लिए गए हैं, ठीक है ना। अब ए रिलेटेड है बी से, तो भाई क्या होगा, तो डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी। डेफिनेशन क्या थी कि दोनों के डिफरेंस का जो मॉड है वो डिविजिबल होगा 2 से। भाई अगर ए कॉमा बी का पेयर आपका आ रहा है रिलेशन में, तो डेफिनेशन तो वो सेटिस्फाई करता ही होगा। अब अगर ए माइनस बी का मॉड देखूं और बी माइनस ए का मॉड देखूं, तो वो तो सेम ही होते हैं। तो बी माइनस ए का मॉड भी डिविजिबल होगा 2 से, ठीक है। अब मैं बी माइनस ए पे क्यों आ गई, क्योंकि वह मुझे बी को ए से कनेक्टेड दिखाना है, तो मुझे बी और ए में वो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। तो आपको उसी वाले गिवन चीज से अपने क्या चीज आपको ढूंढनी है उस तक पहुंचना है। तो बी माइनस ए का मॉड इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 हो गया, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब ऐसा हो गया, इसका मतलब
मज़े आ गए? क्यों मज़े आ गए? क्योंकि बी और ए ने आपकी कंडीशन सैटिस्फाई कर दी। इसका मतलब बी जो है वो रिलेटेड हो गया ए से, जहाँ पे बी और ए आपके इंटीजर से थे। अगर बी ए से रिलेटेड हो गया तो बी कॉमा ए का पेयर आपको ज़रूर रिलेशन के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। और ए कॉमा बी अगर उसमें था और बी कॉमा ए भी आपने ढूँढ निकाला, इसका क्या मतलब है कि आर आपका एक सिमेट्रिक रिलेशन बन गया। क्लियर और नॉट? समझ में आ गया होगा आपको। तो बहुत आसान है आपके किसके जनरल प्रूफ रिफ्लेक्सिव सिमेट्री का, ट्रांज़िटिव का। ट्रांज़िटिव के लिए हमें क्या करना होता है बेटा? ट्रांज़िटिव के लिए आपको 2 चीज़ें लेके चलनी होती हैं कि ए कॉमा बी भी और बी कॉमा सी भी आपका रिलेशन में आता है। जहाँ पे आपको बताना होगा कि ए, बी, सी आपने अपने उस सेट से उठाए हैं जिस सेट पे रिलेशन डिफाइंड है। यहाँ पे वो इंटीजर से डिफाइंड इंटीजर्स पर डिफाइंड था तो आपने ए कॉमा बी कॉमा सी इंटीजर से पिक कर लिया। ठीक है। अब अगर ए कॉमा बी मेरा आर में आ रहा है, इसका सीधा मतलब मैंने आपको बताया कि ए जो है वो बी से रिलेटेड है और बी कॉमा सी भी आर में आ रहा है, तो बी जो है वो सी से रिलेटेड है तो भाई डेफिनेशन सेटिस्फाई करेंगे। मतलब ए माइनस बी का मॉड 2 से डिविजिबल होगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। और साथ ही साथ बी माइनस सी का मॉड भी 2 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा कि नहीं? ठीक है ना? अब इसकी मदद से आपको ए और सी में जाना है, तो मतलब आपको ए माइनस सी का मॉड चाहिए कि वो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है कि नहीं? तो बिल्कुल ए माइनस सी का मॉड अगर आपको चाहिए तो आप सोचो कि इन दोनों कंडीशन से आप ए माइनस सी तक कैसे पहुँच पाओगे? तो सिंपल है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, 2 इंटीजर्स अगर 2 से डिविजिबल हैं तो उनका सम भी तो 2 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। तो इनका जो सम है ए माइनस बी के मॉड और बी माइनस सी के मॉड का सम वो भी डिविजिबल होगा 2 से। और इनका जो सम है वो क्या आ रहा है बेटा? वो आ रहा है ए माइनस सी का मॉड, तो वो भी डिविजिबल हो गया 2 से। इसका मतलब क्या है कि आपका ए सी से कनेक्टेड हो गया, ठीक है ना? और ए सी से कनेक्टेड हो गया इसका मतलब क्या है? ए कॉमा सी का पेयर आपको रिलेशन में मिल गया, यानी कि आपका रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। और आर अगर मेरा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो ऐसे केस में हम अपने आर को क्या बोलते हैं? आर को बोलते हैं दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आर मेरा एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। ठीक है। अब अगर इक्विवेलेंस रिलेशन कोई होता है तो उसमें आपका एक सवाल आता है इक्विवेलेंस क्लास का। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? मान लीजिए यहाँ ही इसी क्वेश्चन में आपसे कोई पूछे कि भाई 3 की इक्विवेलेंस क्लास बताओ। तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब वो सारे एलिमेंट्स का एक सेट बनाओ जो कि 3 से कनेक्टेड हो। 3 से कनेक्टेड कैसे हो? इस डेफिनेशन से। डेफिनेशन कहती है कि 3 से वो एलिमेंट कनेक्टेड होंगे जिनको माइनस करने पे जो आंसर आएगा वो 2 से डिविजिबल होगा। तो आप बताओ 3 में से किसको माइनस करने पे आंसर 2 से डिविजिबल होता है? 3 माइनस 1 2 आता है, बिल्कुल। 3 माइनस 3 0 आता है, वो भी 2 से डिविजिबल है। 3 माइनस 5 करो तो वो भी आपका 2 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही आप थोड़ा पीछे जाओ और 3 में से -1 माइनस करो तो भी, -3 करो तो भी। तो इस तरह से आपके ये जो इंटीजर्स का कलेक्शन बना, ये जो सेट बना, दिस इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। इसको हम 3 की इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। ठीक है। और आपकी कुछ एक बात और मैं आपको बताती हूँ, आपका जो पूरा का पूरा सेट होता है ना जिसपे आप रिलेशन डिफाइन करते हो, उसको आप डिफरेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इक्विवेलेंस क्लासेस में बांट सकते हो। मतलब अब यहीं पे मैं आपसे 2 की इक्विवेलेंस क्लास पूछूं तो 2 की इक्विवेलेंस क्लास देखिए क्या होगी? वो होगी सारे इवन नंबर्स। यहाँ पे सारे मेरे ऑड नंबर्स हैं, ध्यान से देखो अगर आप तो, और वहां पे सारे मेरे इवन नंबर्स आ जाएंगे। और आप नोटिस करो कि आपके इंटीजर्स में बस यही 2 चीजें तो होती हैं। बाकी अगर आप किसी और भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालो तो वो सारी इक्विवेलेंस क्लासेस इन दोनों में से ही कोई एक होंगी। तो ये दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और इनको यूनियन करते ही आपको पूरे इंटीजर्स का सेट मिल जाता है, यानी ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है। तो इक्विवेलेंस क्लासेस आपके सेट को डिफरेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सेट्स में बांट देती है। क्लियर? समझ में आया इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है?
ठीक है। अच्छा हाँ, इसके अंदर मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ, एक आपके एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स, आई थिंक इस तरह का, और एक क्यूब में एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स करके ऐसे कुछ रिलेशन है जिसको आपको चेक करना है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं। ये आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में ही मिल जाएगा। और इसके अलावा आपका जो मिसलेनियस के ऑर्डर्ड पेयर वाले रिलेशंस वाले क्वेश्चन है वो मिसलेनियस के एग्जांपल्स, ये सब आपका एनसीईआरटी में से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारा हुआ रिलेशन का टॉपिक। इसमें आपके अब फॉर्मूलाज हैं, तो फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर नंबर ऑफ टोटल रिलेशन निकालने हैं, उसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला। तो देखिए नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे निकालते हैं किसी सेट पे, उसका फॉर्मूला है 2n² - n। मतलब अगर मेरा सेट ए है 1 2 3 3 एलिमेंट है, मैं उस पे जानना चाहती हूँ कि मैं कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना पाऊंगी। तो आंसर क्या होगा, 2⁵ क्योंकि 3 एलिमेंट है, 3² इज 9 -3 यानी 2⁶ डिफरेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशंस मैं बना पाऊंगी। ठीक है। ऐसे ही सिमेट्रिक रिलेशन का आपके पास एक फॉर्मूला है, दैट इज 2n² + n/2। ठीक है। तो ये हमारे रिलेशन के फॉर्मूलाज हो गए। ठीक है। अगर आपसे कोई नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन पूछता है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस पूछता है तो भी कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको खुद बनाकर चेक करने पड़ेंगे कि कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस आप बना पाओगे। ठीक है। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जैसे कि मेरे 1 2 3 एक सेट है, तो बताओ कि उस पे मैं कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बना पाऊंगी। तो देखिए 1 2 3 एक सेट है, तो इस पे इक्विवेलेंस रिलेशंस बनाते हैं। इक्विवेलेंस कौन से होते हैं बेटा, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो इसमें सबसे छोटा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन तो वही बनेगा जिसमें आपका 1 1 2 2 और 3 3 आता है। ठीक है। ये सबसे छोटा है, इसके अलावा इसे किसी और की जरूरत नहीं है इसे इक्विवेलेंस करने के लिए। पर अगर इस सेट के अंदर मैं आपके और एलिमेंट्स जैसे 1 2 डाल दूं, तो क्या ये मेरा रिफ्लेक्स इक्विवेलेंस होगा? सोचो थोड़ा-सा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1 2 है बट उसका ऑपोज़िट 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है, और सिमेट्रिक नहीं है तो भाई इक्विवेलेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन कौन से होते हैं, जो रिफ्लेक्सिव भी हों, सिमेट्रिक भी हों और ट्रांजिटिव भी हों। तो इसे सिमेट्रिक बनाने के लिए हमें 2 1 का पेयर डालना पड़ेगा। इसके अलावा क्या हमें कुछ डालना पड़ेगा इसे इक्विवेलेंस करने के लिए? चेक कर लेते हैं। देखिए 1 इज़ कनेक्टेड विद 2 और 2 कनेक्टेड है 1 से, तो 1 का 1 से कनेक्टेड होना ज़रूरी है, जो कि ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो यानी ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। इसी के साथ हम और रिलेशन बना सकते हैं। आप क्या करो, 1 2 का पेयर डाला था आपने, अब इसमें 2 3 का पेयर डाल दो, तो उसका ऑपोजिट डाल देना। ऐसे एक बार 1 3 का पेयर डाल के उसका ऑपोजिट डाल देना। ठीक है। तो ये हमारे कितने रिलेशन अभी तक बन चुके हैं, हमारे 4 इक्विवेलेंस रिलेशन तो आपके सामने तैयार हो गए हैं। अब देखते हैं 5वां इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर मैंने 1 2 और 2 1 के साथ कुछ डालना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें 2 3 डाल देती हूँ, तो चेक करूँ कि इक्विवेलेंस है या नहीं। तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2 3 है पर उसका ऑपोजिट नहीं है। चलो तो उसका ऑपोजिट 3 2 डाल लेते हैं। अब है या नहीं? अब देखिए रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि तीनों एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड है। सिमेट्रिक भी है क्योंकि हर एलिमेंट का ऑपोजिट आपको मिल रहा है। अब ट्रांजिटिव है या नहीं चेक कर लेते हैं। देखिए 1 कनेक्टेड है 2 से, 2 कनेक्टेड है 3 से, तो 1 को किससे कनेक्टेड होना चाहिए था? 3 से, तो ट्रांजिटिव नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए इसे 1 3 डालना पड़ेगा, तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा, उसके लिए 3 1 डालना पड़ जाएगा। तो सारे एलिमेंट डाल दिए, ये भी हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये मेरा सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन जिसे आइडेंटिटी रिलेशन भी कहते हैं, और ये मेरा सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन जिसे हम यूनिवर्सल रिलेशन भी कहते हैं, जिसमें सारे एलिमेंट्स आपके आ जाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो आपको समझ में आया है? तो इसके हम 1 2 3 सेट के ऊपर कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस बना सकते हैं? 1 2 3 4 5 5 इक्विवेलेंस रिलेशंस हम बना सकते हैं। क्लियर और नॉट? तो आपको समझ में आ गया होगा आप रिलेशन का टॉपिक। अब शुरू करते हैं फंक्शन से, और फिर हम फंक्शंस के फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे और यही हमारा चैप्टर 1 पूरा हो जाएगा। तो देखिए फंक्शन समझते हैं। फंक्शन क्या है?
रिलेशन तक ठीक है। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट था हमारे पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने अगर कोई कंडीशन लगा दी तो वो हमारा रिलेशन बन गया। अब अगर रिलेशंस पर भी हम कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगा दें तो वो फंक्शन बन जाता है, और वो सब स्पेसिफिक कंडीशन है क्या उसे जान लेते हैं। तो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज अ मैपिंग। फंक्शन क्या है? एक मैपिंग है। इसे हम मैपिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसी एक सेट से किसी दूसरे सेट पे एक मैपिंग है। ये मैपिंग को हम फंक्शन तब कहते हैं इफ ईच एलिमेंट इन सेट x हैज इट्स इमेज इन सेट y। अगर आपके पास हर x के एलिमेंट की इमेज आपको y में मिलती हो, यानी इफ ईच एलिमेंट ऑफ x हैज इट्स इमेज इन y, मतलब समझते हैं ना आप कि आपको हर एलिमेंट की इमेज मिलना जरूरी है। प्लस, अब ध्यान देना, फंक्शन समझ आ गया कि हर एलिमेंट की इमेज सेट y में होनी चाहिए। उसके बाद कंडीशन ये है कि एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज यानी दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो मशीन है, फंक्शन क्या है? एक मशीन है, और मशीन में अगर आप एक इनपुट डालते हो तो आउटपुट उसका वो हर बार चेंज थोड़ी होता है। आप इनपुट चाहे आज डालो चाहे कल डालो, आउटपुट आपका सेम आना चाहिए, बिकॉज इट इज अ मशीन। लेकिन अगर ऐसा होता है देन इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन की सीधी सी कंडीशन है कि भाई मेरा जो एक्स सेट है उसके सारे एलिमेंट को किसी ना किसी से जोड़ देना। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि एक एलिमेंट को मल्टीपल एलिमेंट से कनेक्ट नहीं कर सकते आप। ठीक है कि नहीं? तो मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बनाती हूँ, उसमें नोटिस करिएगा कौन सा हमारा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास सेट ए है जिसमें ए बी सी आ रहा है, सेट बी है जिसमें 1 2 3 आ रहा है, और मैपिंग कुछ इस तरीके से है। सो इज इट अ फंक्शन और नॉट? सबसे पहली कंडीशन चेक करो, क्या हर एलिमेंट की इमेज मिल रही है? इमेज और प्री इमेज से कंफ्यूज होते हो, ध्यान समझना। देखो, ए की इमेज 1 है, ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है। दूसरे सेट में इमेजेस होती हैं और पहले सेट में प्री इमेजेस होती हैं। ठीक है, ए बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 3 है। अच्छा, 1 की प्री इमेज पूछे तो 1 की प्री इमेज क्या है बच्चों? 1 की प्री इमेज ए है। 2 की प्री इमेज क्या है बच्चों? 2 की प्री इमेज बी है, और 3 की प्री इमेज सी है। हर एलिमेंट की एक तो इमेज है, और कोई भी एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज तो नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही, तो बिल्कुल ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। ये हमारे पास दो सेट है एक्स और वाई, एक के अंदर एलिमेंट्स है ए बी सी, दूसरे के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। आप चेक कीजिए कि ये मेरा फंक्शन है या नहीं। ठीक है, ये है हमारे पास। उसके बाद आप एरो डायग्राम से पता लगा लिया करिए कि आपके पास आंसर क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या है, ए का इनपुट 1 है ना? ए का आउटपुट 1 है, ए का आउटपुट 2 भी है। एक ही इनपुट के दो दो आउटपुट, मशीन है भाई। एक इनपुट आज डाल, कल डाल, परसों डाल, तरसों डाल, आउटपुट तो तेरे को सेम देंगे ना। टोस्टर है, टोस्टर में ब्रेड डालोगे टोस्ट करके देगा, आज डालो तो भी टोस्ट करेगा, कल डालोगे तो भी टोस्ट करेगा। एक ही काम करेगा, बिकॉज इट इज मशीन, मशीन एंड मशीन। तो ये गलत काम कर रहा है, एक इनपुट के मल्टीपल आउटपुट दे रहा है, सो दैट मीन्स इट्स नॉट अ फंक्शन। ठीक है, कमेंट में आप बताएंगे कि ये मेरा ये वाला फंक्शन है या नहीं। ठीक है, और मैं आपको वेन डायग्राम बना के दे रही हूँ। यहाँ पे आपके पास ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, दो पार्ट आपके कमेंट सेक्शन के होमवर्क के लिए। ए बी सी 1 2 3, और यहाँ पे ए बी सी एंड अगेन 1 2 3। ठीक है, एक में मेरा एरो डायग्राम कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, और दूसरे का एरो डायग्राम मेरा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अच्छे से सोच के आप कमेंट पर रिप्लाई करेंगे कि ये मेरा फंक्शंस है या नहीं।
ठीक है? तो फंक्शन आपको क्लियर हुआ। अब फंक्शन कितने बन सकते हैं किसी सेट से दूसरे सेट पर, तो इसको समझने का बहुत आसान तरीका है। इसे समझ लीजिए, फिर इसका फॉर्मूला आप देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए इसमें सेट एक्स है, 5 एलिमेंट्स है, सेट वाई है, इसके अंदर आपके पास अ, ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है? अब आप जब 1 को मैप करवाओगे, ठीक है? तो आपके पास 1 के लिए मैप करने के लिए कितने ऑप्शंस है बेटा? 4 ऑप्शंस है, राइट? 2 के पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है, क्यों? क्योंकि 2 एलिमेंट का 1 आउटपुट तो हो सकता है, 1 का 2 नहीं होने चाहिए थे। इसके भी 4 ऑप्शंस, इसके पास भी 4, इसके पास भी 4। तो इन ऑल हमारे पास 4 की पावर 5 आंसर हो गया, ठीक है? इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x, राइट? तो इसका फॉर्मूला देखिए हमने लिख रखा है यहाँ पे फॉर्मूला शीट के अंदर। नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b, अगर आपके a में p एलिमेंट्स है और b में आपके q एलिमेंट्स है, तो आंसर होगा q की पावर p, यानी कि बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू द पावर ए सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है? आगे समझते हैं वन वन और ऑन टू फंक्शंस, और वन वन और ऑन टू के बाद हमारे बाइजेक्टिव, और ये इन बस इतना ही हमारा बचा है। तो देखिए वन वन फंक्शंस क्या होते हैं, इनका जनरल प्रूफ भी समझेंगे, ठीक है ना? वन वन फंक्शंस, ठीक है? वन वन मतलब, अब देखो क्या कहता है वन वन, वन वन नाम से पता चल रहा है हर एक की अपनी अलग इमेज, ठीक है? फंक्शन कोई भी वन वन फंक्शन तब बनता है जब आपके हर एलिमेंट की अपनी यूनिक इमेज हो। यूनिक समझते हैं? कोई भी दो एलिमेंट की सेम इमेज ना हो, जो कि फंक्शन में पॉसिबल था, पर वन वन फंक्शन में पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है? तो हर एलिमेंट की अपनी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है? जैसे कि मैंने अगर एक सेट लिया 1 2 3 और दूसरा सेट लिया a कॉमा b, ठीक है? अब 1 की इमेज हो गई a, 2 की इमेज हो गई b, अब 3 की इमेज हो गई b, ठीक है? तो ये मेरा फंक्शन है या नहीं, पहले ये देखते हैं। बिल्कुल ये फंक्शन है, एक तो हर एलिमेंट की इमेज है और किसी भी एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेजेस नहीं, तो ये फंक्शन तो है, ठीक है? पर क्या ये फंक्शन वन वन है या नहीं? तो देखिए, वन वन के लिए मैंने क्या बोला, हर एलिमेंट की अपनी अलग यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है? तो आपके पास 1 की इमेज तो यूनिक है a, वो किसी और की इमेज नहीं है, पर 2 और 3 दोनों की इमेज भी है। समझ रहे हैं कि नहीं? कि आपके पास एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई, यूनिक इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन आपका वन वन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है कि नहीं? तो आपको वन वन फंक्शन क्लियर हुआ, समझ आया क्या होता है? इसे चेक करने के सिंपल स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले आप एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू लेके चलते हैं, ठीक है? और उसकी हेल्प से उसे सॉल्व करके अगर आप एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू ही ला पाए खाली, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं हो, देन यू विल से यार दैट योर फंक्शन इज अ वन वन फंक्शन, ठीक है? इसका जनरल प्रूफ समझ लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन आता है टू प्रूव दैट द फंक्शन इज वन वन, तो उसके जनरल प्रूफ हम कैसे करते हैं, ठीक है? तो उसे हम एक क्वेश्चन के थ्रू जान लेते हैं। लेट्स पिक अप वन क्वेश्चन। ओके, हमने एक क्वेश्चन लिया, एक फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2022, ठीक है? अब क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट इट इज वन वन। भाई क्वेश्चन खुद कह रहा है प्रूव दैट इट इज वन वन, तो आपको चेक वेक तो करना ही नहीं है, ये वन वन तो है, बस आप इसे दिखाओ कि ये वन वन है। तो दिखाने के बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। आपका स्टेप्स क्या है, सबसे पहले आप एफ ऑफ एक्स, दो अलग अलग एलिमेंट लेते हो, ठीक है? जो कि आपके अलग अलग एलिमेंट्स जो है वो आपके डोमेन से बिलोंग करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो आपका डोमेन है, फंक्शन आपका नेचुरल से नेचुरल पे डिफाइंड है, ठीक है? तो आपके एक्स वन एक्स टू कहाँ से बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से। तो आपने लेट कर लिया कि दो एक्स वन एक्स टू लिए एज सच दैट दोनों का आउटपुट सेम है। अब इसका लॉजिक देखो, ये हम क्यों यूज करते हैं। मैंने माना कि मेरे एलिमेंट तो दोनों अलग अलग थे, पर उनके आउटपुट्स जो है वो सेम है। अगर ऐसा होता है तो वो तो भाई मेरा वन वन फंक्शन नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा होने की मैं ये कंडीशन दिखा दूं कि x1 और x2 को बराबर ही होना पड़ेगा, तो ये दोनों अगर सेम ही एलिमेंट हो जाएंगे, तो भाई मेरी कंडीशन वायलेट ही नहीं हुए।
उस केस में तो मेरा ये ऑटोमेटिकली 1 1 फंक्शन बन जाएगा। तो ये मेरा सिंपल लॉजिक है इसको 1 1 प्रूव करने का। तो शुरू करते हैं। व्हाट डज एफ ऑफ x1? एफ ऑफ x1 मतलब x को आपको x1 से रिप्लेस करना है, ठीक है। एंड व्हाट इज x2? x को x2 से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपका 2022 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी टर्म्स को आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लीजिए। तो x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2, ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होती है? इट इज a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कैंसिलेशन नहीं बट फैक्टर्स के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो एक भी फैक्टर रह गया तो आपका आंसर गलत हो सकता है। यहाँ पे है x1 माइनस x2 कॉमन, अंदर बचा x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x1 यहाँ से x2 के इक्वल आ गया और x1 प्लस x2 आपका -1 आ गया, ठीक है। इसका मतलब x1 और x2 जो है, अगर ये बराबर होते हैं तो भी ये कंडीशन होल्ड होल्ड करती है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है जब x1 और x2 का सम -1 हो तो भी ये कंडीशन होल्ड करती है। अब आप कहेंगे कि अगर खाली x1 इक्वल टू x2 कंडीशन आती है तो ही हम वैसे उसे 1 1 कहते हैं, ठीक है। पर इसके साथ ये तो दूसरी कंडीशन भी दे रहा है। पर नोटिस करो दूसरी कंडीशन कह रहा है कि दोनों नंबर को प्लस करके -1 आना चाहिए। अब भाई ये जो दोनों नंबर आपने उठाए हैं ये तो नेचुरल नंबर से उठाए हैं, और नेचुरल नंबर्स को कभी ऐड करके क्या आपको -1 मिला है आज तक? नहीं मिला। तो ये वाली कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये पॉसिबल नहीं है तो सिर्फ यही बची, और यही बची तो फंक्शन क्या हो गया? 1 1 हो गया। क्लियर और नॉट? आई बात समझ? आपको जनरल प्रूफ भी समझ आ गया, जहाँ पे शो दैट इट इज 1 1 लिखा हो, प्रूफ दैट इट इज 1 1 लिखा हो, तो आंख बंद करके आपको अपने नॉर्मल स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके चलना है और x1 को x2 के इक्वल आपको दिखाना है, ठीक है ना। तो ये था हमारा 1 1 फंक्शन। आगे बढ़ते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए, ठीक है। ऑन टू फंक्शन को ध्यान से समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस को डिस्कस कर लें एक बार। तो आप नोटिस करो कि यहाँ पे अगर ये चाहता भी 1 1 फंक्शन बनाना ये तो भी नहीं बना सकता था। क्यों? क्योंकि 3 के पास मैप करने के लिए तीसरा एलिमेंट था ही नहीं, ठीक है ना। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आपके पास डोमेन वाले सेट में, डोमेन होता है यहाँ पे जिन पे इनपुट के एलिमेंट्स का सेट, और कोडोमेन होता है आउटपुट के एलिमेंट्स का सेट। अगर आपके डोमेन सेट में ज़्यादा एलिमेंट्स हो और कोडोमेन में कम, तो उस केस में आप एक भी 1 1 फंक्शन नहीं बना पाओगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस विल बी 0। लेकिन अगर आपके फर्स्ट यानी डोमेन वाले सेट में कम एलिमेंट्स हैं और कोडोमेन में ज़्यादा हैं, तो बिल्कुल आप 1 1 फंक्शंस बना सकते हो। और इसके कितने 1 1 फंक्शन बनेंगे उसका सिंपल फॉर्मूला समझते हैं। अगर आप इसे मैप कराओगे तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। लेकिन अब जब 2 को मैप कराओगे तो आपके पास ऑप्शंस कम हो जाएँगे, क्योंकि अगर मान लीजिए 1 मेरा 3 पे मैप कर चुका है ऑलरेडी, तो अब मेरा 2 3 पे मैप नहीं हो सकता ड्यू टू द कंडीशन ऑफ 1 1 फंक्शन। तो 2 के पास 2 ऑप्शंस बचेंगे, राइट? तो 3 2 1 इस तरह से आपके ऑप्शंस कम होते जाएँगे। तो यहाँ लगेगा परम्यूटेशन। परम्यूटेशन कैसे लगेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो आंसर विल बी 3p2। That means 3 factorial upon 1 factorial times 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, जो कि आंसर आपको क्या देगा? 3 टाइम्स 2 यानी कि 6। क्लियर? और यहाँ पे आप नंबर ऑफ ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करते तो भी आपका 6 आंसर आता। तो यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन का हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन का फॉर्मूला आपके पास क्या है? ए टू बी में अगर आपके ए में n एलिमेंट्स हैं और बी में n एलिमेंट्स हैं तो आपका फॉर्मूला हो गया NPM। n मतलब दूसरे सेट के एलिमेंट्स और m का मतलब पहले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कंडीशन भी आपको लिख के दी है कि बी में यानी कोडोमेन में डोमेन से ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही ऑन टू को जब हम समझेंगे तो उसमें डोमेन में ज़्यादा होने चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि कोई फंक्शन मेरा 1 1 भी हो और ऑन टू भी यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन, ऐसे केस में दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको मैं 1 1 फंक्शन का एक दूसरा नाम भी बता देती हूँ। 1 1 फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज़ इंजेक्टिव फंक्शंस। 1 1 फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? इन इंजेक्टिव फंक्शंस।
ठीक है? आगे बढ़ते हैं ऑन टू फंक्शन पर। ऑन टू फंक्शन समझ लेते हैं क्या होता है। जब आपके कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज आपको डोमेन में मिले ही मिले। फिर से सुनो, जब आपको कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज मिले ही मिले, तो उसको हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ठीक है? हर एलिमेंट की प्री इमेज मिलना ज़रूरी है। देन इट इज़ कॉल्ड एज़ ऑन टू फंक्शन। ठीक है? अब समझते हैं कि ऑन टू फंक्शन हम कैसे बना सकते हैं, चेक कैसे कर सकते हैं कि ऑन टू हमारा वो फंक्शन पर्टिकुलर है या नहीं। तो मैंने एलिमेंट्स लिए, लेट्स से कि ये यहाँ पे लिया 1 2 3 4, यहाँ लिया ए बी सी डी। ठीक है? और मैंने मैपिंग करी कुछ इस तरीके से, 1 मैप्ड एट ए, 2 मैप्ड एट बी, 3 मैप्ड एट सी, 1 मैप्ड एट सी। ठीक है? सबसे पहले तो चेक करो कि बेटा क्या ये फंक्शन है। फंक्शन की कंडीशन क्या थी? हर एलिमेंट का आउटपुट होना जरूरी है। आउटपुट है सब एलिमेंट्स का? बिल्कुल है। ठीक है? तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन क्या थी? एक एलिमेंट के मल्टीपल आउटपुट्स नहीं होने चाहिए। किसी भी एलिमेंट के मल्टीपल आउटपुट्स तो नहीं है, तो ये हमारा फंक्शन पक्का है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। ठीक है? अब चेक करते हैं ये 1 1 है या नहीं। 1 1 की क्या कंडीशन थी? कि सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब यहाँ 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की भी सी है, 4 की भी सी। तो 3 और 4 की तो यूनिक इमेज नहीं है, दोनों की सेम है। तो क्या ये 1 1 फंक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जब भी आपको ये दिखाना हो कि कोई चीज फॉल्स है, तो प्लीज गेट रेडी विद द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। ठीक है? उसके बाद चेक करते हैं ऑन टू है या नहीं। ऑन टू के लिए देखिए आपको क्या देखना है कि हर एलिमेंट जो कोडोमेन का है, उसकी प्री इमेज होनी चाहिए। ए की प्री इमेज यहाँ पे 1 है, बी की प्री इमेज 2 है, सी की प्री इमेज 3 है, डी की प्री इमेज तो कुछ है ही नहीं। और डी की प्री इमेज कुछ ना होने की वजह से ये फंक्शन 1 टू ऑन टू हमारा कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर? तो ऑन टू की कंडीशन आपके सिंपल क्या है? ऑन टू में जैसे आपके पास 1 1 में क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके डोमेन में कम और कोडोमेन में ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है? ऑन टू में क्या होता है? ऑन टू में ऑपोजिट होता है। अगर आप किसी फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बनाना चाह रहे हो, तो उसकी कंडीशन है कि उसके डोमेन में ज़्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए एज कंपेयर टू कोडोमेन। ठीक है? और अगर आप बाइजेक्टिव फंक्शंस बनाना चाहते हो, यानी जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, देन उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ठीक है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। उसी केस में हम क्या कहेंगे? उसको हमारा ऑन टू फंक्शंस कहेंगे। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम इसका जनरल प्रूफ कैसे करते हैं या चेक कैसे करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x+1। अब देखना कैसे इसके डोमेन और कोडोमेन की वजह से इसमें कितने चेंजेस आते हैं। अगर मैं ये फंक्शन नेचुरल से नेचुरल पे लूँ और अगर मैं ये फंक्शन रियल से रियल पे लूँ, तो दोनों केस में हम इसको चेक करते हैं ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू का सिंपल मतलब है, मतलब भी समझना और फिर स्टेप्स को रिलेट करना उस मतलब से। ठीक है? देखिए मतलब क्या है कि हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है? मतलब आपने कोई इनपुट दिया 1, तो आउटपुट आपका क्या आएगा? 3, राइट? अब कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर में जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं, हर एक की प्री इमेज होनी चाहिए। हर एक की प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है? हमें वही चेक करना है कि हर एक की प्री इमेज है या नहीं। तो स्टेप्स क्या हैं? देखिए मान के चलो कि मेरा इनपुट x है और जो मेरा आउटपुट f ऑफ x मिलता है उसको y ले लो। ठीक है? लेट कर लो कि आपका जो आउटपुट f ऑफ x आया था कि वो y है। अब y मेरा 2x+1 है। ठीक है? आउटपुट मेरा 2x+1 है। समझना। अब मुझे हर एक कोडोमेन के एलिमेंट के लिए, यानी हर एक y के लिए एक x ढूंढना है जिस पे कि मैं अपना फंक्शन लगाऊं, तो मुझे मेरा आउटपुट मिल जाए। ठीक है ना? अब सुनो, तो x निकालो यहाँ से, इस इक्वेशन से फाइंड आउट x। x आएगा आपका y माइनस 1/2। ठीक है? क्लियर है कि नहीं? अब ये वो x मिल गया जिसको मैं अपने फंक्शन में डालूं,
तो मुझे आंसर y मिलता है। समझ रहे हैं? मतलब ये वो इनपुट मिल गया जिस पे मेरा आउटपुट आ जाता है y। ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो मेरे को वैल्यू x की मिली है, क्या ये मेरे डोमेन में सच में एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो ये एक तरह से मेरी प्री इमेज हो गई। y की प्री इमेज निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब मुझे चेक करना है कि क्या हर एक y जो मैं उठाऊं उसकी प्री इमेज मुझे इसमें मिलती है कि नहीं। तो चेक करो, मेरे y यानी कोडोमेन में एलिमेंट्स क्या है, कोडोमेन में मेरे एलिमेंट्स क्या हैं, कोडोमेन में एलिमेंट्स है मेरे नेचुरल नंबर, राइट। इसके अंदर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, ऐसे। अब आप 1 डाल के देखो, 1 डालो, 1 डालो तो x मेरा क्या आएगा, 1 माइनस 1 फॉर y इक्वल टू 1, x मेरा क्या आएगा, 1 माइनस 1/2 यानी 0/2 विच इज 0। अब 0 आपका आपके डोमेन में आपको नहीं मिल रहा, इसका मतलब है आपके 1 की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर किसी एक भी एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती तो आपका फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता। तो आप बोलेंगे 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट इज डोमेन, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है। अब इसको देखिए कैसे, अगर मैं इसका डोमेन चेंज कर दूं तो मेरा पूरा सवाल ही बदल जाएगा। ध्यान से देखना यहाँ पर। अब मैंने क्या करा, इसका डोमेन रियल से रियल ले लिया। आपको स्टेप्स तो सारे वही सेम फॉलो करने हैं। आपको लेना है एफ ऑफ एक्स को पहले वाई, ठीक है। फिर आप वाई इक्वल टू 2x+1 लेंगे और यहाँ से आप अपना एक्स का निकालेंगे, यानी अपने प्री इमेज निकालने का आप एक फॉर्मूला निकाल लेंगे। निकल गया आपका फॉर्मूला। अब आप कोई भी रियल नंबर उठाइए और उसको यहाँ पे पुट करिए, चेक करिए जो उसका प्री इमेज आता है वो आपको रियल में मिलता है या नहीं। लेट्स से आपने 1 ले लिया, 1 माइनस 1/2 इज 0। अगर वाई 1 लिया तो एक्स 0 आ रहा है, रियल नंबर में आता है, बिल्कुल आता है। वाई 2 ले लो, 2 ले लो तो आपका एक्स क्या आएगा, एक्स आएगा आपका 1/2, 1/2 भी आपका रियल नंबर में आता है, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसी वैल्यू आपको नहीं मिल रही जिसके लिए आपको आपकी प्री इमेज ना मिले। इसका मतलब आपका अगर डोमेन रियल नंबर्स हो जाए तो आपका ये फंक्शन ऑन टू बन जाएगा। अब अगर ये ऑन टू बन जाएगा तो इसमें एक स्टेप और ऐड हो जाता है, वो समझ लीजिए। अब आपका एक्स तो आ गया, अब बस आपको ये चेक करना है कि इस एक्स को अगर मैं अपने फंक्शन के अंदर डालूं तो क्या मेरा आंसर वही वाई आता है या नहीं। तो देखिए मेरा एफ ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स था मेरा 2x+1। अब इसमें x की जगह पे हमें क्या डालना है, y-1/2। तो ट्वाइस ऑफ y-1/2 डालने पे मेरा आंसर y आ जाना चाहिए। तो ये कैंसिल, y-1 + 1 दैट इज y। ठीक है ना। तो आपको क्या स्टेप्स है, सिंपल स्टेप्स है। सबसे पहले आप अपने x की वैल्यू निकालो और उस x की वैल्यू को आप अपने फंक्शन में पुट कर दो तो आपका आंसर y आ जाना चाहिए। ऐसे केस में आप अपने फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोल देते हैं। लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है यहाँ पर इसे चेक करना कि क्या या सच में आपकी प्री इमेजेस आपको आपके डोमेन में मिल भी रही है या नहीं। सो ये सिंपल सा तरीका है हमारा ऑन टू को शो और चेक करने का, और जो आपको फॉलो करना है हर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। तो चलिए इसके बाद हमारा रह गया कि हम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कैसे निकाल सकते हैं, और एक बाइजेक्टिव फंक्शन का हमारा केस और बच गया है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास सेट ए में m एलिमेंट्स हैं और सेट बी में आपके n एलिमेंट्स हैं तो आपका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है। समीशन मतलब सम करना, k की वैल्यू 0 से n तक जा रही है, n यहाँ पे आपका जो दूसरे सेट यानी कोडोमेन के सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, -1 to the power k टाइम्स n-k की पावर m। ठीक है। वैसे तो ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है। पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इतना बड़ा फॉर्मूला का नहीं आएगा। आपका ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है कि आपके डोमेन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। याद रखना ऑन टू फंक्शन होने के लिए डोमेन में कोडोमेन से ज्यादा या बराबर एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो डोमेन में मान लीजिए n एलिमेंट्स है और कोडोमेन में 2 ही एलिमेंट है, ठीक है। इसके मेरे ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे, पहले हम इसके ना टोटल फंक्शन निकाल लेते हैं। टोटल फंक्शन का फॉर्मूला क्या था, कोडोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू द पावर डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 2 की पावर n मेरे टोटल फंक्शन बनेंगे। अब इसमें चेक कर लेते हैं कौन से फंक्शन ऑन टू नहीं होंगे। जो ऑन टू नहीं है वो इन टू है। कौन से फंक्शन ऑन टू नहीं होंगे, जब मेरे सारे एलिमेंट्स 1 पे मैप कर जाएं,
तो 2 की प्री इमेज नहीं मिलेगी। या फिर जब सारे एलिमेंट्स 2 पे मैप कर जाए तो 1 की इमेज नहीं मिल प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो दो ही वैसे फंक्शन बन पाएंगे जो कि ऑन टू नहीं होंगे। तो उन दो को अगर आप हटा दो तो आपके नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका आपका केस बन सकता है। एन की जगह यहाँ पे 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, 7 एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। बाकी अगर आपको ये पूरा फॉर्मूला पढ़ना है तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट चीज जो कि आप समझ लीजिए, अगर आपका सेट ए और सेट बी फाइनाइट सेट्स है, फाइनाइट सेट समझते हैं आप क्या होते हैं, जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप काउंट करके बता सकते हैं कितने हैं। ठीक है, अगर ए और बी फाइनाइट सेट है और दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम है, ठीक है, ऐसे केस में चाहे आप नंबर ऑफ वन वन फंक्शन निकालो या ऑन टू फंक्शन निकालो या टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालो, सब कुछ ही एन फैक्टोरियल होगा। क्योंकि ऐसे केस में अगर कोई फंक्शन वन वन होता है तो वो ऑन टू जरूर होता है। मैंने क्या कहा, एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, ठीक है, और बराबर हैं। देखिए मान के चलिए कि आपके पास दोनों सेट के अंदर पांच पांच एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई। अब मैं कहती हूँ मेरा फंक्शन वन वन है, वन वन है तो भाई हर एक की अलग इमेज होगी, तो वो ऑन टू तो अपने आप हो गया ना, हर एक की अलग इमेज है तो सबकी प्री इमेज भी मिल गई क्योंकि तो बराबर एलिमेंट्स थे। ऐसे ही अगर ऑन टू है तो वो वन वन भी होगा। ठीक है, इसीलिए टोटल फंक्शन निकालो, चाहे वन वन फंक्शन निकालो, चाहे ऑन टू फंक्शन निकालो, सारे के सारे आपके एन फैक्टोरियल आएंगे। याद रखना क्वेश्चन कैसे बनेगा कि आपके एक सेट है विद फाइनाइट एलिमेंट्स, सेट ए जिसके अंदर पांच एलिमेंट है, सेट बी में पांच एलिमेंट है, तो बताओ वन वन फंक्शन कितने बनेंगे भाई, कितने बनेंगे, 5 फैक्टोरियल। ऑन टू कितने बनेंगे, 5 फैक्टोरियल। बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने बनेंगे, 5 फैक्टोरियल। समझिए, टोटल फंक्शन कितने बनेंगे, 5 फैक्टोरियल। सबका आंसर आपका n फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर? तो यही सब है हमारे इस चैप्टर के अंदर। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ये हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। एंड इफ यू वांट एनीथिंग एल्स टू बी एक्सप्लेन तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप पक्का आपकी हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। ऑल द बेस्ट for your exams. Bye bye. Take care.